हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल पे। और आज तारीख है 12 अक्टूबर 2024, दिन शनिवार, हिंदी तिथि नवमी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं देश विदेश की तमाम बड़ी खबरें फटाफट से। इजराइल और लेबनान के बीच जारी युद्ध के कारण लेबनान से लोगों का पलायन जारी है। अधिकतर अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बेरूट के लिए रद्द कर दी गई हैं। लेबनान की मिडिल ईस्ट एयरलाइन ही संचालन कर रही है, लेकिन लोगों की जरूरत पूरी नहीं कर पा रही है। बेरूट का शिप पोर्ट फिर से खुल गया है। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित सिख तीर्थ स्थल श्री हेमकुंड साहिब के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। पूजा पाठ और भजन कीर्तन के बाद कपाट बंद किए गए। इस अवसर पर 2500 से अधिक श्रद्धालु उपस्थित थे। इस साल 1,83,722 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 11 राज्यों के 75 इंफ्रा प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन करेंगे, जिनमें 22 सड़कें और 51 पुल शामिल है। सिक्किम में कुपुप चोरथांगा रोड का भी उद्घाटन होगा। ये प्रोजेक्ट सीमावर्ती क्षेत्रों में सेना की तैयारी और आर्थिक विकास को मजबूत करेंगे। कोलकाता में भूख हड़ताल पर बैठे जूनियर डॉक्टर अनिकेत की तबीयत बिगड़ी। पल्स रेट गिरने के बाद उन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। 7 ट्रेनी डॉक्टर अपनी मांगों और कोलकाता कांड के खिलाफ भूख हड़ताल पर हैं। ये आंदोलन 6वें दिन में प्रवेश कर गया है। बांग्लादेश के मां जय शोरेश्वरी मंदिर से मां काली का मुकुट चोरी हो गया। ये मुकुट 2021 में पीएम मोदी द्वारा उपहार में दिया गया था। पुलिस ने केस दर्ज किया और सीसीटीवी फुटेज की जांच शुरू की। चोर की पहचान करने के प्रयास जारी हैं। अहमदाबाद में एक महिला ने दिन दहाड़े 28 किलो चांदी लूट ली। वीडियो में दिखा कि महिला ने मुंह पर कपड़ा बांधकर एक्टिवा पर बैठे शख्स के सामने से चांदी से भरा बैग उठाकर फरार हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के जरिए आरोपियों की तलाश कर रही है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सुरक्षा समिति की मीटिंग में ईरान पर हमले पर सहमति नहीं बनी। कैबिनेट में 2 राय है। एक पक्ष पावर ग्रिड और परमाणु ठिकानों पर हमला चाहता है, जबकि दूसरा सिर्फ ताकत दिखाने के लिए हमला करना चाहता है। अमेरिका ने हमले से बचने की सलाह दी है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में छात्र संघ चुनाव 25 अक्टूबर से कराने की घोषणा की है। यह फैसला लंबे समय से चुनाव की मांग कर रहे छात्रों के आंदोलन के बाद आया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय में धरने पर बैठे छात्रों से आंदोलन समाप्त करने की अपील की गई है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को पत्र लिखा। जूनियर डॉक्टरों की भूख हड़ताल का समर्थन करते हुए लगभग 1 हफ्ते से अनशन कर रहे डॉक्टरों की जायज मांगों को पूरा करने की अपील की गई है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विजयादशमी के पूर्व संध्या पर राज्यवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि ये पर्व अधर्म पर धर्म, बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है, जो जीवन में सदाचार का मार्ग अपनाने की प्रेरणा देते हैं। उत्तराखंड के गंगनोत्री धाम के कपाट 2 नवंबर को अन्नकूट पर्व पर दोपहर 12:14 पर शीतकाल के लिए बंद होंगे। इसके बाद मां गंगा मुखबा में श्रद्धालुओं को दर्शन देगी। यमुनोत्री धाम के कपाट बंद करने की तिथि 12 अक्टूबर को तय की जाएगी। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने तेलंगाना पुलिस में डीएसपी का पद संभाल लिया। उन्हें यह सम्मान उनके क्रिकेट करियर में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया। सिराज ने तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी का आभार व्यक्त किया। नोएडा की अमिटी यूनिवर्सिटी के बाहर फायरिंग हुई। एक छात्र घायल। गोली लगने से छात्र के पैर में चोट आई। घायल को हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है। पुलिस घटना की जांच कर रही है और मामले की जांच जारी है। पीएम मोदी ने जयप्रकाश नारायण को जयंती पर श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा, लोक नायक जयप्रकाश नारायण ने देश और समाज में सकारात्मक परिवर्तन के लिए जीवन समर्पित किया है। उनका व्यक्तित्व और आदर्श हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत बना रहेगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने रमेश नगर इलाके में 200 किलो कोकीन जब्त की, जिसकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमत 2000 करोड़ रुपए है। यह बड़ी ड्रग बरामदी में पुलिस ने ड्रग नेटवर्क का भांडाफोड़ किया और आरोपी को पकड़ा। डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ की, उन्हें सबसे अच्छा इंसान और अपना दोस्त बताया। ट्रंप ने हाउडी मोदी कार्यक्रम को याद किया, जहां मोदी ने भारतीय अमेरिकियों को संबोधित किया था। ट्रंप के अनुसार भारत के साथ उनके अच्छे संबंध है और मोदी एक महान नेता है। इजरायली सेना ने लेबनान के बेरूट में UNFIL की बिल्डिंग पर हमला किया, जिसमें 2 UN शांति रक्षक घायल हुए।
यूएन का कहना है कि ये जानबूझकर किया गया हमला है। अमेरिका, इटली, स्पेन, फ्रांस और इंडोनेशिया ने इसकी निंदा की है। इजराइल का कहना है कि हमले से पहले उन्होंने सुरक्षित जगह पर जाने को कहा था। शिवसेना यूपीटी सांसद संजय राउत ने हरियाणा चुनाव परिणाम के बाद ईवीएम पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, चुनाव आयोग सबको चूना लगाता है। राउत ने महाराष्ट्र सरकार की चुनाव से पहले की घोषणाओं को वोट जिहाद बताया। विपक्ष ईवीएम पर अपनी चिंताएं व्यक्त कर रहा है। पूर्व क्रिकेटर बासित अली ने बाबर आजम की खराब परफॉर्मेंस पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि बाबर को आराम की जरूरत है और 18 पारियों से उनका प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। बासित ने कहा, पूरी दुनिया बाबर की खराब फॉर्म पर हंस रही है। उन्हें अपने खेल पर पुनर्विचार करना चाहिए। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखाना भी चाहिए। उन्होंने कहा कि जजों को जनता का विश्वास हासिल करना होता है क्योंकि वे जनता द्वारा नहीं चुने जाते। जनता का विश्वास ही कोर्ट को नैतिक अधिकार दिलाता है। कोलकाता में महिला डॉक्टर के रेप और हत्या के विरोध में रैली निकाली गई। लोगों ने जल्द न्याय की मांग की। सीबीआई ने आरोपी संजय रॉय के खिलाफ चार्जशीट दायर की, जिसमें बताया गया है कि उसने रेप के बाद हत्या की। अमेरिका में मिल्टन तूफान के कारण फ्लोरिडा में कई मौतें हुई हैं और बड़े पैमाने पर बाढ़ आई है। तेज हवाओं से सेंट पीटर्सबर्ग में बेसबॉल स्टेडियम की छत उड़ गई। लाखों लोग घर छोड़कर भाग चुके हैं। गवर्नर ने सुरक्षित निकालने का समय खत्म होने की चेतावनी दी। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में योग पाठ्यक्रम शुरू। यूजीसी से अनुमति मिली। बीए और एमए योग में प्रवेश के लिए यूनिवर्सिटी प्रवेश परीक्षा आयोजित करेगी। आवेदन शुल्क 500 रुपये है। इच्छुक अभ्यर्थी 14 अक्टूबर से uou.ac.in पर आवेदन कर सकते हैं। लखनऊ में जेपी नारायण एनआईसी को सील करने पर अखिलेश यादव ने तंज किया। उन्होंने कहा, श्रद्धांजलि देने से रोकना गलत है। ये सभ्य लोगों की निशानी नहीं है। जेपी नारायण की जयंती पर अखिलेश माल्यार्पण करने वाले थे, लेकिन भारी फोर्स ने उन्हें रोका। भारतीय नौसेना को जल्द मिलेगी 2 स्वदेशी परमाणु पनडुब्बियां। सीसीएस ने बनाने की अनुमति दी है। इससे नौसेना की सामरिक और आक्रामक क्षमता बढ़ेगी। विशाखापट्टनम में बनाई जाएंगी, जिन पर 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हिंद महासागर और दक्षिण चीन सागर में भारत की ताकत बढ़ेगी। त्योहारी सीजन में सब्जियों के दाम बढ़े। टमाटर के दाम से सबसे ज्यादा इजाफा। एक महीने में 20 से 40 रुपए से बढ़कर 100 से 140 रुपए प्रति किलो हुआ। व्यापारियों का कहना है कि डिमांड ज्यादा और सप्लाई कम होने से दाम बढ़े। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में अज्ञात बंदूकधारियों ने कोयला खदान के पास फायरिंग की। 20 लोगों की मौत हुई और 7 घायल हुए। मृतकों में 3 अफगानी नागरिक भी हैं। अभी तक किसी संगठन ने हमले की जिम्मेदारी नहीं ली। जांच जारी है। यूनिसेफ की रिपोर्ट, दुनिया में हर 8वीं बच्ची यौन हिंसा का शिकार। अफ्रीका में सबसे ज्यादा अत्याचार 7.9 करोड़ बच्चों और महिलाओं ने इसका सामना किया। पूर्वी और दक्षिणी पूर्वी एशिया में 7.5 करोड़ महिलाएं यौन हिंसा का शिकार हुई हैं। बच्चों के खिलाफ हिंसा एक गंभीर वैश्विक समस्या है। लखनऊ में सियासी तनाव। सपा मुखिया अखिलेश यादव के घर की पुलिस ने घेराबंदी की। घर के बाहर बैरिकेडिंग और भारी फोर्स तैनात। जेपी एनआईसी सेंटर को सील कर दिया गया है। सपा ने बीजेपी पर लोकतंत्र को कुचलने का आरोप लगाया। अखिलेश यादव आज जेपी को श्रद्धांजलि देने वाले थे। दुबई में महादेव सट्टा ऐप के मालिक सौरभ चंद्रकर को हिरासत में लिया गया है। उन्हें 1 हफ्ते में भारत लाया जा सकता है। ऐप के जरिए 6,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। ऐप पर क्रिकेट, फुटबॉल समेत अन्य खेलों पर सट्टा लगाया जाता था, जिसमें ग्राहकों को शुरुआत में फायदा और बाद में नुकसान होता था। कांग्रेस आलाकमान ने फैसला किया है कि ईवीएम पर हार का ठिकरा नहीं फोड़ा जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि पार्टी अंदरूनी कमियों को पहचानकर उन्हें दूर करेगी। एक टेक्निकल टीम बनी है जो ईवीएम से जुड़ी शिकायतों पर ध्यान देगी। सबूतों के बिना ईवीएम पर आरोप लगाने से बचा जाएगा। केंद्र सरकार ने हिज़्ब उत तहरीर को आतंकवादी संगठन घोषित किया। इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आरोप है कि यह संगठन सोशल मीडिया के जरिए युवाओं को आतंकवाद के लिए प्रेरित करता है और आईएसआईएस में शामिल कराने की कोशिश करता है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत 127 देशों में 105वें स्थान पर है। पिछले साल के मुकाबले 6 पायदान की सुधार है।
2022 में 107वें स्थान पर था। भारत की हालत मामूली ठीक हुई है, लेकिन अभी भी कुपोषण और भुखमरी की समस्या बनी हुई है। वक्फ बोर्ड बिल पर जेपीसी की बैठक 14 से 15 अक्टूबर को होगी। पहले दिन जमीयत उलेमा ए हिंद के सुझाव और विशेषज्ञों की राय ली जाएगी। दूसरे दिन 3 वकीलों को बुलाया गया है। अगले दिन अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधिकारी तलब किए जाएंगे। यह बिल वक्फ एक्ट 1995 में संशोधन करता है। इन्फोसिस ने हायरिंग प्रोसेस में बदलाव किया। ईमेल पर जॉब ऑफर लेटर भेजना बंद किए। अब कैंडिडेट्स को इन्फोसिस के इंटरनल सिस्टम में लॉगिन करके जॉब एप्लीकेशन डिटेल्स एक्सेस करने होंगे। ये बदलाव फेक रिक्रूटमेंट प्रैक्टिस रोकने और कैंडिडेट्स को स्कैमर से बचाने के लिए किया गया है। नासिक आर्टिलरी सेंटर में फायरिंग अभ्यास के दौरान धमाका, 2 अग्निवीरों की मौत। मृतकों में गोहिल विश्वराज सिंह उम्र 20 साल और सैफद शीत उम्र 21 साल शामिल है। घटना के कारणों की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दिया गया है। जापानी संगठन निहोन हिंडाल्को को 2024 का नोबेल शांति पुरस्कार मिला है। यह संगठन परमाणु हथियारों के खिलाफ अभियान चलाता है और इसमें हिरोशिमा और नागासाकी पर एटमी हमले में जीवित बचे हिबाकुशा शामिल हैं। महाकुंभ 2025 के लिए रेलवे तैयार है, जिनमें 900 से ज़्यादा ट्रेनें चलेंगी। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टोल फ्री नंबर स्क्रीन में उपलब्ध हैं। रेलवे स्टेशनों पर 22 भाषाओं में अनाउंसमेंट होगा। 13 जनवरी 2025 से प्रयागराज में महाकुंभ शुरू होगा। यात्रियों को सटीक जानकारी मिलेगी। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पुन्नू ने भारत के खिलाफ जहर उगला। उसने वीडियो में कहा, एसएफजे का मिशन 2024 में वन इंडिया को 2047 तक नन इंडिया करना है। पुन्नू ने जम्मू कश्मीर, असम, मणिपुर, नागालैंड में आज़ादी के लिए आंदोलन चलाने की बात कही और चीनी राष्ट्रपति से अरुणाचल प्रदेश वापस लेने की अपील की। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यूजीसी जनवरी 2025 से अप्रेंटिसशिप एम्बेडेड डिग्री प्रोग्राम एईडीपी शुरू कर रही है। इस योजना में ग्रेजुएशन के दौरान छात्रों को उद्योग आधारित प्रशिक्षण और स्टाइपेंड मिलेगा, जिससे उनकी रोजगार क्षमता बढ़ेगी। इससे छात्रों को प्रैक्टिकल अनुभव मिलेगा और वे नौकरी के लिए तैयार हो सकेंगे। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने साइबर कैब, रोबोट और बस रिवील की। साइबर कैब एक स्वायत्त रोबो टैक्सी है जिसमें स्टीयरिंग व्हील या पैडल नहीं है। इसमें 2 यात्रियों के बैठने की जगह है और 2026 से प्रोडक्शन शुरू हो सकता है। कीमत लगभग $30,000 हो सकती है। नोएल टाटा ट्रस्ट के नए चेयरमैन बनाए गए हैं। वह दिवंगत रतन टाटा की जगह लेंगे। टाटा ट्रस्ट की बैठक में नोएल टाटा का चयन किया गया। उन्हें टाटा ग्रुप की कई कंपनियों के बोर्ड में भी शामिल किया गया है। टाटा ट्रस्ट के पास टाटा सन्स के 66% शेयर हैं। पाकिस्तान को मुल्तान टेस्ट में इंग्लैंड ने 1 पारी और 47 रन से हराया। पाकिस्तान ने पहली पारी में 556 रन बनाए, लेकिन इंग्लैंड ने 7 विकेट में 823 रन बनाकर जवाब दिया। पाकिस्तान दूसरी पारी में 267 रन का लक्ष्य हासिल नहीं कर सका। ये पहली बार है जब कोई टीम 500 से ज़्यादा रन बनाने के बाद एक पारी से हारी है। इंटरनेट आर्काइव की वेबसाइट हैक, 3.1 करोड़ यूजर्स का डाटा हुआ लीक हुआ डाटा में स्क्रीन नेम, ईमेल एड्रेस और इनक्रिप्टेड पासवर्ड शामिल है। फिलिस्तीन समर्थक हैकर्स पर हैकिंग का आरोप। साइबर एक्सपर्ट ने यूजर्स को तुरंत पासवर्ड बदलने की सलाह दी है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तुर्कमेनिस्तान में ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने मध्य पूर्व की स्थिति पर चर्चा की। यह पुतिन और पेजेश्कियान की पहली मुलाकात है, जिसके कई महत्वपूर्ण निहितार्थ हैं। ईरान के हाल के इजराइल हमले के बाद ये मुलाकात विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। शेयर बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 230 अंक नीचे गिरकर 81,381 पर बंद हुआ। निफ्टी में 34 अंक की गिरावट दर्ज हुई। यह 24,964 पर बंद हुआ। सेंसेक्स के 30 में से 16 और निफ्टी के 50 में से 28 शेयरों में तेजी रही, जबकि बाकी में गिरावट देखी गई है। रिलायंस इंडस्ट्री 14 अक्टूबर को फाइनेंशियल ईयर 2025 को दूसरी तिमाही की वित्तीय परिणाम जारी करेगी। पहली तिमाही में कंपनी का मुनाफा 5.45% घटा था। पिछले महीने में शेयर में 5% की गिरावट आई, लेकिन आज यह 11 रुपये बढ़कर 2,753 रुपये पर कारोबार कर रहा है। भारतीय रुपये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंच गया। 83.99 के स्तर पर पहुंचा।
कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों और शेयर बाजार में भारी बिकवली से रुपए पर दबाव बढ़ा। इससे पहले 12 सितंबर को रुपया 83,9850 के स्तर पर था। कैनरा बैंक ने एमसीएलआर में 0.5% की बढ़ोतरी की, जिससे होम लोन, कार लोन और पर्सनल लोन पर ब्याज दरें बढ़ेंगी। नई दरें 12 अक्टूबर से लागू होंगी। आरबीआई द्वारा रेपो रेट में कोई बदलाव न होने के बावजूद कैनरा बैंक के इस फैसले से लोगों की ईएमआई बढ़ सकती है। हुंडई मोटर्स इंडिया का आईपीओ दिवाली से पहले आने की उम्मीद है, जो देश का सबसे बड़ा आईपीओ हो सकता है। इसका साइज 25,000 करोड़ रुपए होगा, जो एलआईसी के 21,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड को पार करेगा। निवेशकों के लिए ये एक बड़ा मौका हो सकता है। इसी के साथ समाप्त होते हैं आज के देश विदेश के समाचार। हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।